हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल फ्रंट। दोस्तों, सिविल फ्रंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी 2024 का पीएसआर पेपर 1 इसका एनालिसिस किया था। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी 2024 का जो पीएसआर का पेपर 2 है, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, इसका हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, एनालिसिस को प्रोसीड करने के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब भी हमें कोई सीनियर, मेंटोर्स, टॉपर्स या हमारे फैकल्टीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के लिए सजेशंस देते हैं, हम मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं। एनालिसिस के नाम पर हम सिर्फ टॉपिक्स देखते हैं कि इस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टॉपिक है, तो पिछले 8 से 10 सालों में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे क्या क्या टॉपिक्स पर क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से थीम्स और कौन से सब टॉपिक्स पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी टॉपिक पर क्वेश्चन आए हुए हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट था कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, ये कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं हम नहीं देखते एनालिसिस करते हुए। एनालिसिस करते हुए आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, क्योंकि उससे हमें ट्रेंड और पैटर्न समझ में आ जाता है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करते वक्त ऐसा नहीं करता है कि एक टॉपिक पकड़ लिया और उस टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी इन जनरल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो डेवलपमेंट्स हो रही है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उन डेवलपमेंट्स को दिमाग में रख के यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करता है। फॉर एग्जांपल, अभी काफी दिनों से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफी दिनों से टेंशंस चल रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो यूपीएससी भी क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त उन सभी चीजों को, उन सभी फैक्टर्स को दिमाग में रख के, जैसे आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि रशिया का एज अ सोवियत यूनियन रिसर्जेंस करने की जो कोशिश है वो चल रही है, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछते हुए, इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए यूपीएससी ने जरूर पिछले 1-2 डिकेड में जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन टोटली अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, या इसमें से कोई भी, आज की इस पेपर में से कोई भी क्वेश्चन टोटली अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन एकदम रैंडम है तो वो क्वेश्चन सिंपल है, और जो क्वेश्चन रैंडम नहीं है, जो क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है, वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर जरूर है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स की जरूरत भी है। तो इस तरीके से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगली बार जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते वक्त टॉपिक्स के साथ साथ उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखो। उसी से हमें समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का ट्रेंड क्या है, बेसिकली क्या चल रहा है। जैसे चाइना का असर्टिवनेस है, तो ये एक पैटर्न है, ये एक ट्रेंड है। अमेरिकन हेजेमोनी को चैलेंज हो रहा है, ये एक ट्रेंड है। पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ये एक ट्रेंड है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में और भी चैलेंजेस आ रही है, ये एक ट्रेंड है। डी ग्लोबलाइजेशन, ये एक ट्रेंड है। सो बेसिकली डी ग्लोबलाइजेशन ये कोई टॉपिक नहीं है, डी ग्लोबलाइजेशन ये एक ट्रेंड है जो कल नहीं था, सिर्फ परसों नहीं था, ये काफी सालों से, कुछ सालों से चलता आ रहा है। तो ये सारे जो ट्रेंड से, पैटर्न से, उनके कन्वर्जेंस के हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करता है। एक बार अगर हमने ट्रेंड और पैटर्न को सही से समझ लिया और पकड़ लिया, तो हमारे लिए क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने पेपर 2 के रिएक्शंस देखे काफी लोगों के, तो पेपर 2 सॉल्व करने के बाद काफी लोगों को लगा कि क्वेश्चन पेपर वाज वेरी लेंदी, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे, क्वेश्चंस टफ साइड पर भी थे। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, अनप्रेडिक्टेबल था और टफ साइड में था। उन सभी चीजों को हम एनालाइज करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पेपर 2 का जो सेक्शन ए है, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द इंटरप्रेटेटिव अप्रोच टू स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये कंप्लीटली एक अलग क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस, ये हमारा पहला टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। लेकिन उसमें हमें कहीं भी ये इंटरप्रेटेटिव अप्रोच क्या होता है ये हमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रैंडम है, आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा 2-3 चीजें। एक तो क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम जो डिफरेंट नेशन स्टेट्स, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम, उनके कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी इकोनॉमिक सिस्टम्स को हम कंपेयर करते हैं।
फाइन। तो यहां पर भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरिजन होगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोच का हम क्या करेंगे, अप्रोच को समझ के हम उस अप्रोच के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स है, पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स, उन्हें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बेसिकली अ कंपैरिजन अमॉन्ग द नेशंस एंड स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स। अब यहां पर अप्रोच कौन सा है, यहां पर अप्रोच है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। इंटरप्रेटिव अप्रोच का मतलब क्या है, इंटरप्रेटिव इस वर्ड से हमें एक चीज तो समझ में आ जाती है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेटिव से हमें समझ में आ जाता है इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या है, जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है और इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, इंटरप्रेटिव इस वर्ड से समझने की कोशिश करेंगे तो इंटरप्रेटिव का मतलब है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होती है, फॉर एग्जांपल जस्टिस, लिबर्टी, इस तरीके के जो पॉलिटिकल आइडियाज है या फिर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, उनका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल, डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन पर्टिकुलर नेशन स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ वन पर्टिकुलर नेशन स्टेट्स, द इंटरप्रिटेशन एंड द मीनिंग ऑफ द जस्टिस फॉर देम विल चेंज एज कंपेयर टू अदर नेशन स्टेट। सो यही बेसिकली इसका मतलब है। अगर हमने इतना सा मतलब डिकोड कर दिया, अगर हमने क्वेश्चन को सही से डिकोड कर दिया, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। फाइन। सो ये क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर एंड मीनिंग इस टॉपिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो डिटेल आंसर है, हम जो मॉडल आंसर्स, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स रिलीज करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें इन सभी के आंसर्स आपको इंक्लूड करके मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मॉडल आंसर्स है, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए आप civilsfund.testpress.in इस वेबसाइट पर जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। सेंट्रल टेनेट्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम्स अप्रोच जो है इमैनुअल वॉलस्टीन ने जो बताया है, वो वर्ल्ड सिस्टम्स अप्रोच है। और ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फाइन। इस क्वेश्चन का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है, वो है अप्रोचेस टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ द करंट रशियन रिजाइम इंडिकेट इट्स इंटेंशंस for the realization of the greater Russia on the lines of Soviet era. Now this is very important question. Question seems to be lengthy, question seems to be tough, but question is actually very easy and predictable. क्वेश्चन को और एक बार हम सही से पढ़ते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन इज, जो टेंडेंसी, एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसी है किसकी, रशियन रिजीम की। रशियन रिजीम की जो करंट एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसी है, उसका जो इंटेंशन यही दिखता है कि ग्रेटर रशिया को उन्हें रियलाइज करना है, ग्रेटर रशिया वाला जो आइडिया है उसको अचीव करना है, जिस तरीके का पहले सोवियत हुआ करता था, सोवियत ईरा में जो सोवियत हुआ करता था, उसी लाइंस पर, सिमिलर लाइंस पर रशिया को, एक ग्रेटर रशिया वाला रीजन को अचीव करना है। ये इंटेंशन अभी की जो करंट रशियन रिजीम है, उसकी जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अभी चल रही है, उससे दिखता है। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन का टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बस इस क्वेश्चन का जो ट्रेंड और जो पैटर्न है ये समझना जरूरी है। देखो यूपीएससी ने पहले क्या पूछा, यूपीएससी ने मोस्टली रशिया का जो फॉल हुआ है, सोवियत का जो बेसिकली डिक्लाइन हुआ है, पहले उस पर 2-4 क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने। उसके बाद मेनली यूपीएससी ने फिर अमेरिकन हेजेमोनी के ऊपर क्वेश्चंस पूछना चालू किया कि अमेरिकन हेजेमोनी क्या है, उसके बाद अमेरिकन हेजेमोनी को चैलेंजेस क्या क्या है, उसके तरफ यूपीएससी शिफ्ट हुई। उसके बाद चाइना का इमरजेंस जब चालू हुआ तो यूपीएससी ने चाइना इमरजेंस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछना चालू किए। फॉर एग्जांपल, चाइना का जो इमरजेंस है वो किस तरीके से अमेरिका के हेजेमोनी को चैलेंज करता है, ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछने की कोशिश की है। लेकिन अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, आगे के आने वाले समय में भी आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। अब यूपीएससी उस जमाने के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगी कि डिक्लाइन ऑफ सोवियत, ये क्वेश्चन अभी उतना रिलेवेंट नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकन हेजेमोनी वाला क्वेश्चंस भी इतना रिलेवेंट नहीं है। हाँ, चैलेंजेस टू अमेरिकन हेजेमोनी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया का जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है वो किस तरीके से अमेरिकन हेजेमोनी को चैलेंज कर रहा है। ये क्वेश्चन आगे वाले समय में आने की चांसेस है। फॉर एग्जांपल, आने वाले समय में 20 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना का असर्टिवनेस और रशिया का एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, ये दोनों जो डेवलपमेंट्स है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, ये अमेरिकन हेजेमोनी को डायरेक्ट कॉन्फ्रंट कर रही है, चैलेंज कर रही है। इनफैक्ट चैलेंज भी नहीं,
कन्फ्रंट कर रही है और कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर 2.0 या कहीं ना कहीं न्यू कोल्ड वॉर का जो आइडिया है वो इमर्ज होते हुए दिख रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी आने वाले समय में पूछ सकता है। ये चीज मैंने वीडियो में भी, जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें भी डिस्कस की थी और बताया था कि किस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है। तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है और इसके जो डेवलपमेंट्स है आप ध्यान दो, यहां पर कहीं ना कहीं रशिया काफी ज्यादा एनर्जी पॉलिटिक्स में अभी इन्वॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों से। रशिया जो है चाइना के साथ भी अलायंस रशिया काफी सालों से चाइना के साथ काफी क्लोज हुआ है, चाइना के साथ अलायंस भी क्रिएट कर रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि 2014 ने क्रीमिया पे जो रशिया ने एक्शन लिया, उसके बाद सीरिया में जो इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन किया, और जो रिसेंट में 2022 में यूक्रेन के साथ जो रशिया की कॉन्फ्लिक्ट हुई, इन सभी चीजों को देखते हुए ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि रशिया की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी जो है उसका कहीं ना कहीं इंटेंशन ग्रेटर रशिया को अचीव करना, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस फेसेट्स ऑफ द आइडियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। टॉपिक है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और 2020 में भी आइडियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ दिस इज अगेन वो रशिया जैसा ही क्वेश्चन है, इंटरप्रेटिव क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पेपर में भी आप देखोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस इंटरप्रेटिव है, इस वजह से शायद यूपीएससी ने पहला ही क्वेश्चन इंटरप्रेटिव अप्रोच के ऊपर पूछा है। ये वाला क्वेश्चन आप देखो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ग्लोबल पावर्स टेकिंग द साइड्स, मतलब ग्लोबल पावर्स जो है, एक तो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, जिस तरीके से चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर का मतलब क्या है, चाइना का असर्टिवनेस, रशिया का एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, चाइना और रशिया में अलायंस क्रिएट होना, वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना, रीजनलिज्म का फेलियर होना, उसी के साथ साथ डी ग्लोबलाइजेशन का इमरजेंस होना, ये सभी जो चीजें हैं दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, अ फ्रैक्चर्ड ग्लोबल ऑर्डर। In that context, global powers are also taking side. For example, USA is taking one side, Russia is taking other side, China is taking other sides. तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दो इसमें डिवाइड होते हुए अगेन दिख रहा है, जबकि इंडिया हैव ऑलवेज एस्पायर्ड फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बट समवेयर इट सीम्स दैट देयर इज अ इमर्जेंस ऑफ न्यू बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर where Russia is taking side with China along with Iran and many other countries, as well as USA is taking side with many other countries including European countries, Japan, India and so many countries. So there is a visible bifurcation of the global politics and changing global order, so that have jeopardized the progress made towards disarmament in the past मतलब पिछले कुछ सालों में डिसआर्मामेंट के लिए जो भी एफर्ट्स लिए गए थे वो जियोपार्डाइज हो गए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हुए हैं, अगर हम एग्जांपल्स देखें तो नॉर्थ कोरिया हो या फिर ईरान हो, दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वीपन। और अगर हम रशिया की बात करें तो रिसेंटली रशिया ने न्यूक्लियर पोस्चरिंग बहुत एक्टिवली की है कि कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज जो है वो कर सकते। ये बहुत एक्टिवली न्यूक्लियर पोस्चरिंग जो की है, दैट हैज एक्चुअली इंस्पायर्ड मेनी अदर कंट्रीज टू गो फॉर अ न्यूक्लियर वीपन। सो जो न्यूक्लियर वीपन्स का डिसआर्मामेंट है, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने वाली जो एक मूवमेंट चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज अभी होते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। सो दिस थिंग्स वी हैव टू कीप माइंड। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें सेपरेट कंटेंट की जरूरत नहीं होती, इस तरीके के क्वेश्चंस में कंटेंट हमारे पास होता है, बस क्वेश्चन का सही अंडरस्टैंडिंग और उसका कंटेंट का सही कंसोलिडेशन, दैट इज ऑल वी नीड। अदरवाइज वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा कंटेंट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, deglobalization is displacing a globalization. Deglobalization is displacing a globalization. A very good question. Here we can see globalization is the topic. अगर हम देखें तो 2014 में ग्लोबल विलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 2015 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा है, उसके बाद 2015 में उन्होंने न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ये भी पूछा है। क्योंकि आप डायरेक्शन देखो कि जिस तरीके से क्वेश्चंस हर साल पूछ रहा है, उस तरीके से कहीं ना कहीं डी ग्लोबलाइजेशन वाज अ वेरी ऑब्वियस एंड अ वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। यहां पर आप देखो, पहले न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन की बात की, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो थे
वो निगेटिव हुए और डेवलप कंट्रीज को उसके काफी ज्यादा फायदे हुए। तो जो नॉर्थ साउथ डिवाइड हुआ वो भी यूपीएससी ने कॉन्टेक्स्ट में रखा है। उसके बाद 2020 में और 2016 में दोनों बार इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब यूपीएससी ने इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा है तो कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट्स पर भी डिस्कशन हुआ है, निगेटिव इंपैक्ट्स पर भी डिस्कशन हुआ है। और उसी के साथ साथ यूपीएससी ने यह भी पूछा कि पास्ट 25 ईयर्स में, 2017 में क्वेश्चन पूछा कि पास्ट 25 ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन का आप असेसमेंट करके बताइए कि ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल किस तरीके से इंपैक्ट किया। मतलब अगेन एंड अगेन यूपीएससी इज ट्राइंग टू गो इनटू डीप एंड ट्राइंग टू आस्क कि ग्लोबलाइजेशन सच में अच्छा है या उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो वो ज्यादा हार्मफुल है, ये पूछने की कोशिश की है। उसके बाद सिंपली व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पूछा। उसके बाद 2022 और 2023 दोनों साल अगर कंटिन्यूअसली देखेंगे, 2022 और 2023 मतलब लास्ट दोनों मेंस में यूपीएससी ने क्या पूछा है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न समझने की कोशिश करोगे तो ग्लोबलाइजेशन और उसके जो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट और उसके वजह से नॉर्थ साउथ में एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का जो डिवीजन क्रिएट हुआ, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ये डिवीजन को ध्यान में रख के दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन ऑफ द रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन। ये ट्रेंड देखे कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज पर जो हुए हैं उसको दिमाग में रख के यूपीएससी ने हमेशा क्वेश्चन पूछा है। और अभी जिस तरीके से जो पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म और ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म और ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म ये ग्लोबल लेवल पर चल रहा है, ऐसे सिनारों में डी ग्लोबलाइजेशन, अभी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम पर भी मेंस होने के पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था जहां पर मैंने इमर्जेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल मैन and decline of a Davos man. Davos man is basically a neoliberal man. A neoliberal man was representing a globalization, whereas a geopolitical man is representing populism, nationalism and trade protectionist things. So ये सब डिस्कशन मैंने टेलीग्राम पर भी कहा था और यूट्यूब पर भी मैंने वीडियो में बताया था करंट अफेयर्स के कि डी ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पहले भी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the distinctive features of the postmodern state in the advanced capitalist economies? Analyze। अब ये क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, सिर्फ इसमें एक चीज जो थोड़ी सी नई पूछी है वो है पोस्ट मॉडर्न स्टेट। तो पोस्ट मॉडर्न स्टेट या पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, ये हमने पॉलिटिकल थ्योरी में भी देखा है, पॉलिटिकल थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं कि पोस्ट मॉडर्न स्टेट क्या होता है। तो वो जो पोस्ट मॉडर्न स्टेट है उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है इन द एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। अब जो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है ये हमारे सिलेबस का ऑलरेडी पार्ट है। आप देखोगे टॉपिक स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसमें सब टॉपिक है चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। तो ऑल्दो क्वेश्चन रिपीटेटिव तो नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, लेकिन यस टॉपिक एकदम आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, टॉपिक वही है। पोस्ट मॉडर्निज्म भी पॉलिटिकल थ्योरी में हमने देखा है, एज अ कंसेप्ट हमें पता है, और उसका जो चेंजिंग नेचर है, उसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है वो एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में क्या होंगे वो एनालाइज हमें करना है। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ नाफ्ता एंड हाउ डिड इट्स रिप्लेसमेंट बाय यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यूएसएमसीए काउंटर देम? सिंपल क्वेश्चन है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा ये एग्रीमेंट सुन के काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा कि ये एग्रीमेंट तो हमने देखा नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम सिलेबस से डेविएट होके पढ़ रहे हैं, हम सिलेबस को नहीं पढ़ रहे बहुत सही से। सिलेबस का पॉइंट मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस में रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये टॉपिक है, और रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिर सार्क, नाफ्ता, उसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन, एशियान, एपेक, इस तरीके के सभी टॉपिक्स हैं। लेकिन रीजनलाइजेशन, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये एक बहुत ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है, और अगर हम ये टॉपिक पढ़ते भी हैं तो हमारा जो रीडिंग है वो सार्क और यूरोपियन यूनियन इसी से लिमिटेड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एपेक, एशियान, नाफ्ता ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो एशियान भी कहीं ना कहीं हम पढ़ लेते हैं, लेकिन नाफ्ता और एपेक ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है, और इस वजह से यूपीएससी ने इस टॉपिक पर क्वेश्चन, और नाफ्ता ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2020 में यूएस ने इसको विड्रॉ किया और इसके रिप्लेसमेंट में ये नया एग्रीमेंट उसके बाद लाया। यहां पर देखते हैं क्या क्या है नाफ्ता के रिप्लेसमेंट में क्या क्या लाया। देखो 2017 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन एक तो सिलेबस से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है,
और सेकंडली काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है क्योंकि सिलेबस का एक पॉइंट है नाफ्ता। अगर वो एग्रीमेंट ही पूरा का पूरा विड्रॉ होता है तो उसके रिप्लेसमेंट में जो भी आएगा वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछेगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी और उसमें भी उस टॉपिक के ऊपर सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी नहीं है, बस हमें कोर आइडियाज पता होना जरूरी है कि जो यूएसएमसीए एग्रीमेंट है वो बेसिकली उसके कोर आइडियाज क्या है, इतना ही पता होना जरूरी है, उससे भी हम ये आंसर लिख सकते हैं। प्लस इसका जो मेजर पोर्शन जो है क्वेश्चन का वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज्ड विड्रॉल ऑफ नाफ्ता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो विड्रॉल ऑफ नाफ्ता प्रपोज किया है उसके ऊपर ये क्वेश्चन था 2017 में। उसके बाद हुआ क्या कि 2017 में ये प्रपोजल आया, उसके बाद यूएसएमसीए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ने नाफ्ता को रिप्लेस किया 2020 में। 2020 में रिप्लेस किया तो नाफ्ता के लिमिटेशंस क्या थे, जॉब लॉस और वेज स्टैग्नेशन था यूएस में। नाफ्ता की वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स काफी ज्यादा रेज हुए थे, लेबर राइट्स वायलेशंस थे और ट्रेड इम्बैलेंसेस थे, ये सब चीजें नाफ्ता के टाइम पे थी। तो इन्हीं सब चीजों को एड्रेस करने के लिए नाफ्ता को विड्रॉल करके यूएसएमसीए ये एग्रीमेंट लाया विच इंक्लूडेड स्ट्रॉन्गर लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, डिजिटल ट्रेड प्रोविजंस एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। ये 4 पॉइंट भी अगर हमें ध्यान में है तो इसका सब्सटेंशिएशन और एक्सप्लेनेशन तो हम खुद भी कर सकते हैं, हमें बस ये 4 वर्ड्स पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर रिसेंट सोशल मूवमेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन इन द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो हमारा जो टॉपिक है कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है और कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स में जेंडर जस्टिस, जो जेंडर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी ने जेंडर जस्टिस वाला जो सोशल मूवमेंट्स एट द ग्लोबल लेवल, एट द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स होती है उनके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है। स्पेशली जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है उस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे। पहले जो क्वेश्चंस पूछे वो देखते हैं। 2017 में यूपीएससी ने पूछा था फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल इश्यूज, तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रॉडली कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल इश्यूज थे जो वुमेन्स के लिए कंसर्निंग थे, जिसमें फेमिनिस्ट क्रिटिक आया था, तो वो इश्यूज थे और उनमें फिजिकल राइट्स ऑफ द वुमेन ये भी कहीं ना कहीं होगा ही, मतलब वी कैन नॉट one cannot exclude the physical rights of the women from the feminist critique to the global contemporary issues. Some portion of this question was also asked in 2017. उसके बाद 2015 में conventional discourse on the human rights has failed to include women's rights. यहाँ भी women's rights की बात हो रही है। अब यहाँ पर broadly women's rights की बात हो रही है और यहाँ पर स्पेसिफिकली फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन्स की बात हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का कुछ पोर्शन यहाँ भी ऑलरेडी पूछा गया है, कुछ पोर्शन यहां भी पूछा गया है। सेकंडली 2013 में प्लेस ऑफ जेंडर जस्टिस इन द ग्लोबल पॉलिटिकल एजेंडा, ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पर भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से जो ग्लोबल लेवल पर जो कंसर्न है उसका डिस्कशन हमें करना था। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिससे आइडिया थोड़ी सी आ सकती है। अगर हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े से देखते तो हमारे पास इनफ कंटेंट होता जिसको इलेबोरेट करके आराम से हम इसका आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट सिर्फ बनता है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फिजिकल राइट्स ऑफ द वुमन पर बात करनी है, लेकिन फिर क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप हल्का सा करंट अफेयर के टच में हो। तो फिजिकल राइट्स की जब भी बात होती है तो फिजिकल राइट्स में क्या होती है कि एबॉर्शन रिलेटेड लॉज होंगे, सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड चीजें होंगी। अगर ये सब आइडियाज हमारे दिमाग में आ जाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स अगर ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है तो #MeToo मूवमेंट, तो एक पैराग्राफ का कंटेंट तो हमारे पास हो ही गया। उसी के साथ साथ बाकी के एबॉर्शन लॉज या फिर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, इन सब इस तरीके के जो डायमेंशंस है ये हमें फिजिकल राइट्स वर्ड दिखने के बाद हमें वो डायमेंशंस हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट मूवमेंट्स जो अभी चल रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो #MeToo मूवमेंट है, एक नी उना मेनोज ये मूवमेंट है जो लैटिन अमेरिका में चल रहा था। दैट वाज रिलेटेड टू जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसको जैसे होमिसाइड होता है वैसे फेमिसाइड मतलब जेंडर बेस्ड, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये मूवमेंट था। नेक्स्ट वाज वुमेन्स मार्च यूएस में ये मूवमेंट आया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड एबॉर्शन राइट्स। इस तरीके के अगर 3-4 एग्जांपल्स भी हमारे पास है तो हम आराम से उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। Moving to the next question, critically examine the role of political parties in sustaining and stabilizing democracies in the developing societies. ये भी क्वेश्चन नया नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है। इसके जैसे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं और बेसिकली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने अगर सही से देखा है तो ये क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी आसानी से लिखा जा सकता है।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में इन डेवलपिंग सोसाइटीज। डेवलप सोसाइटीज में तो ऑलरेडी काफी जगहों पर वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब जगहों पर डेमोक्रेसी को आज भी थ्रेट से, आज भी चैलेंजेस से, अफगानिस्तान या फिर बाकी के कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जो डेवलपिंग सोसाइटीज है वहां पर ये चैलेंजेस है, डेमोक्रेसी को चैलेंजेस है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी को सस्टेन और स्टेबलाइज करने में क्या रोल है, स्पेशली डेवलपिंग सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा है। सिलेबस ऑफ दिस टॉपिक इज स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये हमारा टॉपिक है। 2021 में ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी दोनों के बीच का रिलेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पूछा है। आईजीपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ऑलरेडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पूछा है। तो उसमें बस डेवलपिंग सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सेम क्वेश्चन डिस्कस कर ले तो हमारा काम हो गया। यही क्वेश्चन 2021 का जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी, यही क्वेश्चन अगर हम सिर्फ डेवलपिंग सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर ले तो ये सेम क्वेश्चन है। सेकंडली 2020 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। मतलब डेवलपिंग सोसाइटीज में पार्टिसिपेशन जो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर ही क्वेश्चन है। उसके बाद स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटीज में डेमोक्रेसी इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, दिस इज द मेन क्वेश्चन। यहां पर वही क्वेश्चन है कि सर्वाइव करने में डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से डेवलपिंग सोसाइटीज में डेमोक्रेसी को सस्टेन मतलब सर्वाइव कर सकती है। यही क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी पूछ चुका है, बस डेवलपिंग कंट्रीज के जगह, डेवलपिंग सोसाइटीज के जगह उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार की बात की है। तो मोरलेस अगर हम ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ लेते तो इस क्वेश्चन का भी कंटेंट हमारे पास होता। तो ये भी एक रिपीटेटिव ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द व्यू दैट यूएसए यूजेस NATO एज अ ट्रेडिशनल टूल ऑफ अ स्ट्रेटेजी टू परपेचुएट इट्स हेजेमोनी इन द वर्ल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन का यूज यूएसए कैसे कर रहा है, ये इंटरप्रेटेटिव क्वेश्चन है। मतलब इसमें हम अगर हम अपना अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लगा ले तो ये क्वेश्चन सिंपल है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यूएसए खुद की हेजेमोनी को सस्टेन करने के लिए NATO को एज अ टूल यूज कर रहा है। इस व्यू के साथ आप एग्री हो या नहीं हो? तो यहां पर बेसिकली हमें एस वाले 2-3 पॉइंट लिखने हैं, नो वाले 2-3 पॉइंट लिख के फिर हमें कंक्लूजन में बताना है कि हम एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर बैलेंस्ड एक कंक्लूजन हमें देना है। यहां पर हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यस कहते हैं तो यस में यस, यूएसए रीइंफोर्स इट्स मिलिट्री लीडरशिप एंड कंट्रोल थ्रू द NATO। यूएसए क्या करता है, NATO के थ्रू अपनी जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो मिलिट्री कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं NATO के थ्रू करने की कोशिश करता है, क्योंकि NATO का काफी सारा जो बजट का जो फंडिंग है वो यूएसए खुद करता है, इस वजह से कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। सेकंड थिंग, एक्सपांशन ऑफ NATO टू कंटेन रशिया। कहीं ना कहीं रशिया की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी और रशिया का जो री इमर्जेंस है उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यूएसए जो है NATO का यूज एज अ टूल करने की कोशिश कर रहा है। ये भी दिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स में। एग्जांपल्स यहां पे लिखना है, पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। यूज ऑफ NATO टू फर्दर यूएस स्ट्रेटेजिक, यूएस का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, मतलब यूएस ने जहां जहां मिलिट्री ऑपरेशंस किए वहां पर कहीं ना कहीं NATO का भी कुछ जगहों पर यूज किया है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि NATO किसी एक कंट्री का तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, NATO सारे कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अपने एक कंट्री के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए यूज करना भी कहीं ना कहीं दैट शोज कि यूएसए इज ट्राइंग टू यूज NATO एज अ टूल फॉर मेंटेनिंग इट्स हेजेमोनी। तो एस के लिए ये सारे पॉइंट्स है। नो के लिए नो के लिए जो पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि NATO में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो किसी एक कंट्री के वजह से नहीं होता है। NATO का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, सारे पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिसीजन होता है। तो वहां पर ये कहना कि यूएसए इज ट्राइंग टू यूज इट्स टू फर्दर एंड स्ट्रेंथन इट्स हेजेमोनी, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएसए का खुद का अकेले का डिसीजन वहां पर नहीं होता है। सेकंडली, कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए NATO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो यूएसए अपने खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए उसका यूज कर सके, इतना इजी NATO है ऐसा कहना भी मुश्किल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख के इस आंसर को लिख सकते थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है। ग्राम्स्कियन थ्योरी की बात हो रही है, मतलब यहां पर हमें ग्राम्स्की का जो थ्योरी है हेजेमोनी का, एक तो देखो ग्राम्स्कियन थ्योरी ऑफ हेजेमोनी
पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्राम्स्की का हेजेमोनी के कॉन्टेक्स्ट में काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। आई सजेस्ट एवरीवन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के जो वीडियोस है, मैंने 3 वीडियोस अभी तक डाले हुए कंपैरेटिव का छोड़ के, वो वीडियोस आप यूट्यूब पर जाके देखिए। वहां पर थ्रू आउट 2013 से लेकर 2023 तक का पूरा एनालिसिस मैंने बताया कि कौन सी थीम से और क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, ये सब मैंने वहां पर डिस्कस किया है। तो ग्राम्स्की का हेजेमोनी कंसेप्ट इज वन ऑफ द वेरी रिपीटेटिव थीम यू आस्क्ड बाय यूपीएससी। यहां पर सिर्फ ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। तो देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि अभी पॉलिटिकल साइंस में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल कंपोनेंट को यूपीएससी ने काफी ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस करके एप्लीकेशन ओरिएंटेड, मतलब ग्राम्स्की का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर पूछ लिया। और भी कुछ कंसेप्ट है जो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव में पूछ लिए, जो आइडियाज पॉलिटिकल थ्योरी के हैं। तो ग्राम्स्की का जो हेजेमोनी का कंसेप्ट है दैट प्रोवाइड्स मेनी वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ द ग्लोबल पावर। यहाँ पर ग्लोबल पावर का जो नेचर, अब ग्लोबल पावर की जब भी बात होगी तो यहाँ पर हम यूएसए की बात करेंगे, यहाँ पर हम रशिया की बात करेंगे, और उनके जो एक्शंस है, किस तरीके से हेजेमोनी का जो ग्राम्स्कियन थ्योरी ऑफ हेजेमोनी उनके एक्शंस को अप्लाई होता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। एक तो कोर कंसेप्ट क्या है। अब जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें पहले ये बताना जरूरी होगा कि ग्राम्स्की की कोर कंसेप्ट क्या है हेजेमोनी को लेके। हेजेमोनी का जो आइडिया है उसके कोर कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट, कल्चरल हेजेमोनी, ये हमने सभी ने देखा है। कल्चरल हेजेमोनी मतलब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कम से कम आप ब्रॉड आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करो कि ब्रॉड आइडियाज क्या है। आपको सब कुछ याद आने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो ग्राम्स्कियन कंसेप्ट ऑफ हेजेमोनी में इतना तो हमें याद आता है कि कल्चरल हेजेमोनी इस तरीके का कंसेप्ट ग्राम्स्कियन कंसेप्ट ऑफ हेजेमोनी में है, तो उसको नोट डाउन कर लो। फिर कंसेंट ओवर कोएर्सन। अब हेजेमोनी की यहां पर बात हो रही है तो कोएर्सन से ज्यादा कंसेंट पर एम्फेसिस किया जाएगा। कहीं ना कहीं ग्राम्स्की ने कोएर्सन से ज्यादा, मतलब जो फिजिकल फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स है, उससे ज्यादा आइडियोलॉजिकल फोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। हार्ड पावर से ज्यादा सॉफ्ट पावर पर ज्यादा फोकस किया है। तो यहां पर इंटेलेक्चुअल और मोरल लीडरशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट है, कोर आइडिया है ग्राम्स्कियन हेजेमोनी का। जो मेजर पावर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है और जो वेस्टर्न वैल्यूज है, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ग्लोबल साउथ को करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली, कल्चरल इंपेरियलिज्म। कल्चरल इंपेरियलिज्म हम देखते हैं कि यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू जो परकोलेट किया जाता है, दैट शोज द कल्चरल इंपेरियलिज्म। एंड थर्ड, काउंटर हेजेमोनी। अब जिस तरीके से हेजेमोनी को सस्टेन करने के लिए, फर्दर करने के लिए जो मेजर पावर से, खास करके यूएसए, ये ग्राम्स्कियन हेजेमोनी वाले आइडिया को, टूल्स को यूज करता है, उसी तरीके से अभी काउंटर हेजेमोनी भी क्रिएट हुई है, हो रही है। जैसे कि ब्रिक्स, ये डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज साथ में आके इन्होंने ब्रिक्स बनाया है, ठीक है। दैट इज टू काउंटर द हेजेमोनी, correct, that is to counter the hegemony. Also India aspires for the multipolar world order. India wish a multipolar world order. तो ये सब चीजें जो है वो काउंटर हेजेमोनी की तरह एक्ट करती है। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न ऑफ द ट्रेड बैरियर्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस। अगेन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो रिटर्न ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, डी ग्लोबलाइजेशन, ये थीम पेपर में काफी ज्यादा रिपीट हो रही है। आप ट्रेंड समझने की कोशिश करो कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में पूछने की कोशिश कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड पॉलिटिक्स जा रहा है। तो द रिटर्न ऑफ द ट्रेड बैरियर्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस हैज डिमिनिश्ड द स्पिरिट ऑफ गैट। In this context, discuss the factors contributing to the decline of WTO. अब देखो, डिक्लाइन ऑफ WTO, डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है उनका डिक्लाइन, और डिक्लाइन ऑफ WTO बेसिकली जो इंटरनेशनल ग्लोबल, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि दैट इज मोस्टली फेवरिंग द डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज का उतना फायदा उसमें नहीं हो रहा है। तो either developing countries are asking for the change of the global economic order, and if not change, and there have not been enough reforms in the global economic system, and that's why now they are tending towards the decline. So decline of WTO, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मैंने पहले भी बताया कि इमरजेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल मैन, डिक्लाइन ऑफ डेवोस मैन, मतलब न्यू लिबरल पॉलिसीज का डिक्लाइन हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। उसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी पूछा है इस पेपर में भी। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड डोमिनेंस ऑफ द वेस्ट, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका डोमिनेंस है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में, और दैट इज द मेन रीजन WTO का जो है डिक्लाइन हो रहा है। इसके ऊपर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। रीजंस फॉर द डेडलॉक इन WTO के निगोशिएशंस में डेडलॉक हो रहे हैं, जिसके वजह से भी डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि WTO इज नॉट परफॉर्मिंग एट इट्स पोटेंशियल। तो 2022 में यूपीएससी ने ये डेडलॉक वाला क्वेश्चन पूछा है, तो वहां से भी थोड़ी सी हिंट आ जाती है हमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द व्यू दैट यूरोपियन यूनियन हैज thus far
proved to be the most successful experiment in the regional integration process, account for its success and also some of the recent challenges that it has faced with। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी इजी है, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, रीजनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये हमारा टॉपिक है, और रीजनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूरोपियन यूनियन और सार्क ये दो ही सब टॉपिक्स है जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि नाफ्ता हमने पढ़ा नहीं, इस वजह से नाफ्ता वाला क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगा। सेम क्वेश्चन, मतलब मोर और लेस सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में, मतलब लास्ट ईयर ही। और इस पेपर में आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो 2022 और 2023 में यूपीएससी ने पूछे हैं, उसी को कंटिन्यूटी में थोड़ा सा फर्दर एक स्टेप आगे जाके यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, अकाउंट फॉर द राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूरोपियन यूनियन एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन मतलब सक्सेस ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। अब यूरोपियन यूनियन की सक्सेस की बात करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं रीजनलिज्म के सक्सेस की हम बात करते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को हम एज अ पोस्टर बॉय दिखाते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सक्सेस ऑफ द रीजनलिज्म। ये वाला भी जो क्वेश्चन इस साल जो पूछा है वो भी कहीं ना कहीं वही है कि यूरोपियन यूनियन हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन द रीजनल इंटीग्रेशन, मतलब रीजनलिज्म में। उसके बाद 2015 में भी यूपीएससी ने सिमिलर तरीके का क्वेश्चन पूछा है, कहीं ना कहीं यूपीएससी वही पूछ रहा है कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से एक रीजनल इंटीग्रेशन का सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, उसके सक्सेस के बारे में बताओ। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी भी 2024 में पूछा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो PSIR डेली मेंस आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो बैच है, बैच 2 जो है, एक बैच जो अगस्त 26 को चालू हुई थी, उसके बाद की जो नेक्स्ट बैच है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। उसमें डेली 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन हर वीक एक वीकली टेस्ट होगा, वीकली सेक्शनल टेस्ट होगा, प्लस आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे जो इवैल्यूएट करके मिलेंगे। वीकली एक आंसर राइटिंग सेशन होगा जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होंगे लाइव आंसर राइटिंग सेशन में, जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, और किस तरीके से हम आंसर्स लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ मॉडल आंसर्स मिलेंगे वैल्यू एडिशन के साथ, कीवर्ड, स्कॉलर्स, अप्रोच, मेंटरशिप और डाउट सेशंस भी यहाँ पर होंगे। 1 to many जूम सेशंस यहाँ पर होंगे, जिसमें आपके डाउट्स जो है प्रिपरेशन रिलेटेड वो क्लियर किए जाएंगे। और उसी के साथ साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू और वीकली और सेक्शनल टेस्ट के थ्रू जो PYQs आपके कवर किए जाएंगे, वो 2013 से लेके 2024 तक के सारे PYQs जो है वो कवर करने की कोशिश की जाएगी, और कुछ 2011-12 के भी PYQs जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको टॉपिक वाइज सिनॉप्टिक नोट्स भी मिलेंगे PSR के, जिससे आपको प्रिपरेशन को इफेक्टिवली करने में हेल्प भी होगा। और ये प्रोग्राम अक्टूबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप civilsfront.testpress.in इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को हम और एक इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं, जिसमें PSIR की पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगा। इस प्रोग्राम के फीचर्स ये हैं कि इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। 1-to-1 मेंटरशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड टाइम एक कैंडिडेट को दिया जाएगा, और उसके साथ उसकी जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो डिस्कस करके उसका पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करके अभी आगे के पेपर में कैसे वो बेटर कर सकता है, नेक्स्ट पेपर में कैसे बेस्ट कर सकता है, नेक्स्ट टेस्ट में कैसे बेस्ट कर सकता है, जो इनपुट से कस्टमाइज फीडबैक्स और इनपुट्स वो उसको दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ मार्क इंप्रूवमेंट टिप्स बताई जाएंगी कि क्या आपके आंसर में लैकुनास हैं, किस तरीके से आप उनको फुलफिल कर सकते हो, किस तरीके से आप एक मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करना, इंटरलिंक करना, थेरीज को, वैल्यू एडिशन, इस तरीके की सभी जो टिप्स है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर 1-to-1 कस्टमाइज डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स वो बताई जाएगी। इस प्रोग्राम का कोई कॉमन शेड्यूल नहीं होगा। इस प्रोग्राम में हर पर्सन की जो प्रिपरेशन लेवल है और पेस है उसके हिसाब से उनको पर्सनल टारगेट्स मिलेंगे PSR प्रिपरेशन के, और वो आप कर रहे हो या नहीं इसका मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूसली होता रहेगा। इस प्रोग्राम में आपका जो लाइव 1-to-1 डिस्कशन होगा वो लगभग जो 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे और जो 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इन 4 सेक्शनल और 2 फुल लेंथ टेस्ट का आपको लाइव इवैल्यूएशन और डिस्कशन मिलेगा। जो लाइव 1-to-1 सेशंस होंगे वो बेसिकली इन्हीं टेस्ट के होंगे, और इन्हीं टेस्ट के डिस्कशंस के थ्रू ही आपको इनपुट्स देके, फीडबैक देके आपको बेटर आंसर राइटिंग के जो टिप्स है वो अगले टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। फीडबैक और सजेशंस इस प्रोग्राम में आपको जो दिए जाएंगे वो आपकी जो प्रीवियस टेस्ट है, जो पहले जो टेस्ट आपने लिखी थी उसके बेसिस पर एनालिसिस करके दिए जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आप वो इंप्रूव करो, और उसी अकॉर्डिंग आपको टिप्स और टारगेट्स दिए जाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आप जब भी ज्वाइन करो उसके बाद अगला जो मेंस है 2025 का, तब तक ये प्रोग्राम आपको एक्सेस रहेगा, वैलिड रहेगा। और इस प्रोग्राम में और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फ्री मिलेगी, वो जो डेली आंसर राइटिंग थ्रू PYQ वाला जो प्रोग्राम है उसका फ्री एक्सेस भी इस प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएगा।
इस प्रोग्राम के बारे में किसी भी तरीके की डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो आप civilsfront.testpress.in इस पोर्टल पर जाके एनरोल कर सकते हैं। सेक्शन बी पर आते हैं, ये हो गया सेक्शन ए का। सेक्शन ए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, प्रेडिक्टेबल था। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू बिकम अ सेमी परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी rather than a permanent member without the right to veto comment। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इसलिए पूछा क्योंकि कुछ डिकेड से, नॉट जस्ट फ्रॉम फ्यू ईयर्स बट फ्रॉम फ्यू डिकेड्स, इंडिया हैज बीन एस्पायरिंग to become a permanent member and India is claiming to be a capable for the permanent membership of United Nations Security Council, and in that context UPSC has also been repeatedly putting so much importance on India's bid for permanent membership in the United Nations Security Council. But here, because there is no development from the decades in that context, UPSC has now toned down एंड आस्क कि चलो अब हम परमानेंट मेंबर की बात तो नहीं करते लेकिन सेमी परमानेंट मेंबर विदाउट वेटो, क्योंकि वेटो वाला पावर देने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अपोज कर रहा है और वेटो के बेसिस पर ही कंट्रीज अपोज कर रहे हैं। इस वजह से अब यूपीएससी ने खुद टोन डाउन करके सेमी परमानेंट मेंबर की बात की है, एक नया आइडिया एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। पहले भी यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, सेमी परमानेंट पे नहीं लेकिन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस पर देखो 2022 में यूपीएससी ने इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर पूछा है। फिर इंडिया की जो क्लेम है परमानेंट यूएनएससी सीट की, उसका इंपॉर्टेंस 2020 में पूछा है। उसमें आने वाले इंपेडिमेंट्स 2018 में पूछा है। उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव जो है वो 2013 में पूछा है और उसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा। अब 2014 में यूपीएससी ने पॉसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया और अब जब यूपीएससी को पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो परमानेंट को यूपीएससी ने सेमी परमानेंट करके 2024 में पूछ लिया है क्वेश्चन। तो क्वाइट predictable here also. Moving to the next question, Bhutan has historically been an ally of India, but the China-Bhutan border-related issues have become a security issues for India. Discuss. अब देखो ये क्वेश्चन वैसे ना, ये भी अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारा इंडिया और साउथ एशिया इस टॉपिक से। फोकस एरिया इस क्वेश्चन का जो है चैलेंजेस इन द नेबरहुड स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट। जो इंडिया और साउथ एशियन रीजन है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस इस पर पूछते हैं। मेजर जो फोकस एरियाज है मैं उन्हें बता देता हूँ। नॉर्मली रिवर वाटर शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट्स होते रहती है तो उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने रिवर वाटर शेयरिंग पर क्वेश्चन पूछे हैं। इंपैक्ट ऑफ द इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कीपिंग नॉर्थ ईस्ट इन माइंड, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ यूपीएससी ने ये वाला डायमेंशन एक्सप्लोर किया है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान के साथ ये वाला डायमेंशन पूछा है। और अभी जो है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ, इंडिया का श्रीलंका के साथ हो, नेपाल के साथ हो, भूटान के साथ हो, किसी भी कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ हो, किसी भी कंट्री के साथ जब यूपीएससी क्वेश्चन अभी इंडिया का पूछ रहा है नेबरहुड के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट ये एक बहुत बड़ा मेजर डायमेंशन हर कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। और इस वजह से जैसे 2020 में यूपीएससी ने बॉर्डर डिस्प्यूट वाला जो डायमेंशन है वो तो बहुत बार एक्सप्लोर किया, क्योंकि अभी वो डिस्कशन में आया है क्योंकि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया नेपाल मैप वाला इशू हुआ था, तब 2020 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। और इस बार अब यूपीएससी ने चाइना भूटान का जो बॉर्डर रिलेटेड इशू है वो क्वेश्चन पूछा है। इंडिया और भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, चाइना और भूटान का जो बॉर्डर रिलेटेड इशू है उसके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या है उस पर क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन सिंपल है और प्रेडिक्टेबल भी है। Fine. Moving to the next question. Nothing is going to move within the WTO negotiations unless India is on board. Discuss the main reasons behind India's increased clout in the WTO. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं इस सेम पेपर में 2-3 बार ये जो थीम है वो रिपीट होते हुए दिख रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल साउथ वाला एंगल। अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड है दैट हैज बीन ऑलवेज कंसिस्टेंट इन फ्यू पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल इट्स सपोर्ट फॉर ग्लोबल साउथ एंड इट्स एस्पायरेशन। अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमने काफी ज्यादा ये कॉन्टिन्यूसली देखा है, राइट फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस टिल नाउ
India has constantly supporting global south in various other different manners. India is trying to take a leadership role in context of global south. India is trying to be the voice of the global south in the WTO negotiations, ऑल्सो एट दी ग्लोबल फोरम। 2021 में भी यूपीएससी ने कहीं ना कहीं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि इंडियाज पोजीशन ऑन द वेवर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन डब्ल्यूटीओ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑल्सो फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्टली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ एंड दैट्स वाई इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन, दैट इज द कोर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहां पर भी जो पुराने भी क्वेश्चन है ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। 2018 में भी जो क्वेश्चन पूछा है इंडिया कोएलिशन डिप्लोमेसी विद इन डब्ल्यूटीओ, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जो मेन प्रॉब्लम वही है कि डब्ल्यूटीओ, बिकॉज की डब्ल्यूटीओ इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर एंड दैट्स व्हाई देयर द प्रॉब्लम इज, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें प्रॉब्लम ये है कि दैट हैज बीन डोमिनेटेड बाय द वेस्ट एंड द डेवलप्ड कंट्रीज, and that has negatively impacted developing countries. Developing countries were not able to reap the benefits of WTO neoliberal policies and globalization to the extent where they could, and that's why India has constantly trying to become a voice of the global south to counter the interest of the developing countries also. And these are all questions have a common theme. इन क्वेश्चंस की वही कॉमन थीम है कि कहीं ना कहीं अगर आप कोएलिशन डिप्लोमेसी भी थोड़ा जाके गूगल करोगे तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, फाइन। एंड दैट्स वाई ये वाला भी क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा था, प्रिडिक्टेबल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड रिप्लेसिंग एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी विद द न्यू टर्म इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। बेसिकली इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि चाइना का जो एग्रेसिवनेस है, चाइना का जो असर्टिवनेस है, that is one of the major challenge in the regional security context, also in the context of the regional stability, and in that context India has to take help from the major global powers beyond the Asia region. एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक करने से कहीं ना कहीं चाइना के एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए मेजर पावर्स का इन्वॉल्वमेंट, जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वाड का इमर्जेंस हुआ है वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये क्वेश्चन का जो थीम है ये रिपीटेड है। 2019 में आप देखोगे, 2019 में आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक, आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि इंडो पैसिफिक की आइडिया क्या है, किस तरीके से इंडिया इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है इस आइडिया को, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एशिया पैसिफिक टू इंडो पैसिफिक ये जो जर्नी है, इस जर्नी में कहीं ना कहीं इंडिया ने मेजर पावर्स के साथ जो अलाइनमेंट की है इन टर्म्स ऑफ क्वाड के फॉर्मेट में जो अलायंस किया है, वो क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो नया क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा ट्विक किया है, बट क्वेश्चन का जो थीम है, जो कोर है वो सेम है, क्वाड है। और उसके बाद टू काउंटर द ग्रोइंग एग्रेसिवनेस ऑफ द चाइना इन द साउथ एशिया, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस एंटायर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, despite deep ties, India's relation with Sri Lanka have seen strains due to China's growing influence in the Sri Lanka through investments and economic dominance analyze। अब ये क्वेश्चन भी वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है उसमें चाइना का एंगल आजकल डिस्कशन में आ ही रहा है बिकॉज ऑफ द चाइनाज एग्रेसिवनेस, इन्वॉल्वमेंट एंड असर्टिवनेस। तो ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है इंडिया एंड साउथ एशिया है, और इस वाले क्वेश्चन का जो डायमेंशन है कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो टॉपिक्स है ये मैंने यूट्यूब के करंट अफेयर का जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, आप एक बार देख लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा। इंडिया और साउथ एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफी ज्यादा 2-3 क्वेश्चन तो अभी तक हमने देख लिए। फोकस एरिया मेनली क्या होता है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग चाइनाज प्रेजेंस, ये वाला थीम रिपीट हुआ है इसी पेपर में 2 से 3 बार पूछा है। एक वो हमने देखा था भूटान वाले कॉन्टेक्स्ट में और अभी ये श्रीलंका वाले कॉन्टेक्स्ट में। अदर इंपॉर्टेंट थीम जो है इंपेडिमेंट्स एंड चैलेंजेस टू द रीजनल इंटीग्रेशन, ये वाले पर भी पूछा गया है क्वेश्चन। एंड रोल ऑफ द फैक्टर्स लाइक ट्रेड, रिवर वाटर शेयरिंग, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सेट्रा, मेनली ये सब फोकस एरिया होता है इंडिया साउथ एशिया में। और बड़ा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसी पेपर में 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। वुड यू कॉन्कर विद द व्यू दैट ऑफ लेट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन इन अ ट्रांजिशन मोड फ्रॉम अ नेहरूइज्म टू अ न्यूलिबरलिज्म? क्वेश्चन मार्क, सपोर्ट यूर आंसर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेटिव थीम्स पर ही है। यहां पर आप देखोगे अगर हम नेहरूइज्म की बात करें तो नेहरूइज्म मतलब बेसिकली इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में नेहरूइज्म की जब हम बात करते हैं तो नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सपोर्ट टू दी ग्लोबल साउथ कॉज, ये सब 2-3 जो कोर आइडियाज है
वो नेहरू के फॉरेन पॉलिसी में आएंगी। और अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक में कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये तो सब टॉपिक है ही, तो चेंज वाले एलिमेंट्स की हमें बात करनी है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो एक नेहरूइज्म वाली जो पॉलिसी थी वो अभी कहीं ना कहीं शिफ्ट होके नियो लिबरलिज्म वाले पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है। तो नेहरूइज्म वाले कंपोनेंट तो हमें पता है कि नाम था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, उसके अलावा बाकी की और भी चीजें थी, ग्लोबल साउथ का सपोर्ट हो या एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में इन्वॉल्वमेंट हो, ये सब चीजें नेहरूइज्म के फॉरेन पॉलिसी का एक कोर, ये सब चीजें नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के कोर आइडियाज थी। लेकिन आज के पॉलिसी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नियो लिबरलिज्म के, लेकिन आज के हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो नियो लिबरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए तो हमारा काम इजी हो गया। न्यू लिबरलिज्म की जब भी बात करते हैं तो न्यू लिबरलिज्म का मतलब जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, ग्लोबलाइजेशन हो, ये सब चीजें। अब अगर वो 2-3 पॉइंट हम न्यू लिबरलिज्म के फॉर्मेट में लिख देते तो वो ट्रांजिशन हम शो कर सकते। तो जबकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस तरीके से यूपीएससी ने पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये समझ लो, न्यू लिबरलिज्म वाला एंगल को समझ लो कि ये इकोनॉमिक डायमेंशन पर फोकस कर रहा है, मतलब फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक डायमेंशन अभी डोमिनेट कर रहा है कहीं ना कहीं, और जो मल्टी अलाइनमेंट वाला आइडिया है जो अभी डोमिनेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो मल्टी अलाइनमेंट भी क्यों मल्टी अलाइनमेंट? ताकि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, डिफेंस इंटरेस्ट जो है वो हम सिक्योर कर सके। तो यहां पर देखते हैं, देखो मेजर फोकस एरियाज क्या है। मेजर फोकस एरियाज, एक तो शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी, शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नाम, ये नेहरूइज्म के समय का है, नाम, टू मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट न्यू लिबरल आइडिया के अंदर ही आता है। सेकेंडली एलिमेंट्स ऑफ चेंज, एलिमेंट्स ऑफ चेंज के ऊपर यूपीएससी ने हमेशा पूछा है क्वेश्चन। यूपीएससी ने 2013 में एलिमेंट्स ऑफ चेंज ब्रॉडली कौन से वो पूछा है। अब इसका इस क्वेश्चन के साथ बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर इज बिकमिंग अ मेजर डिटर्मिनेंट। इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट हो रहा है। ये क्वेश्चन 2013 में और 2015 में यूपीएससी ने पूछा है। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर जो है, इकोनॉमिक फैक्टर डिटर्मिनेंट हो रहा है, तो दैट शोज कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो है नियो लिबरलिज्म के तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट था। अगर हमने सही से इंटरप्रेट किया होता तो वो वाला भी क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि नियो लिबरलिज्म का मतलब क्या है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द मेजर पावर्स टू एनहांस द इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक एंगल ही है इसमें। इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एनहांस करने के लिए हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं मेजर पावर्स के साथ, मल्टीपल पावर्स के साथ, नॉन अलाइनमेंट वाले अप्रोच से नहीं, मल्टी अलाइनमेंट वाले अप्रोच से। और मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट, जैसे WTO, एशियान, ये सब जो एंगेजमेंट्स है, ये सारी चीजें हमारे न्यू लिबरलिज्म में आती है। और बाकी नेहरूइज्म में तो हमने नाम, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सेल्फ रिलायंस, सपोर्ट फॉर द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड ग्लोबल साउथ, ये सब हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द आइडिया ऑफ 21st सेंचुरी एज अ एशियन सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है समझना, एशियन सेंचुरी कंटिन्यू टू रिमेन फिजिबल गिवन द ग्रोइंग फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस क्वेश्चन में भी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच जो फ्रिक्शन है ये हमारा मेन टॉपिक है। और एशियन सेंचुरी जो है, एशियन सेंचुरी ये कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट हमें थोड़ा पासिंग रेफरेंस की तरह हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है, लेकिन मेनली कॉन्टेक्स्ट को बीच में रख के हमें ओवरऑल जो डिस्कशन करना है वो इंडिया और चाइना के बीच फ्रिक्शन क्या है, किस पॉइंट पर फ्रिक्शन है, ये करना है। अगर प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चन भी हमने कॉन्फ्लिक्ट वाले कर लिए इंडिया चाइना के, तो हमारे पास सारा कंटेंट आ जाता है जो हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। बस हमें एशियन सेंचुरी को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रख के डिस्कस करना है। टॉपिक है इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान और चाइना और रशिया भी है। यहां पर अब देखो 2021 में जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ इंडिया और चाइना के बीच जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो, मतलब ये भी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है। उसके बाद 2020 में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, ये भी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है। उसके बाद एरियाज ऑफ फ्रिक्शन जो है अगर हम देखें तो वन बेल्ट वन रोड वाला 2019 और 2017 में क्वेश्चन पूछा है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। वाटर शेयरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर 2019 में क्वेश्चन पूछा, और साउथ चाइना सी वाले जो डिस्प्यूट है वो वाला भी क्वेश्चन है 2019 में यूपीएससी ने पूछा है। ये 4-5 पॉइंट्स भी एज अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन हम उस क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं एशियन सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब PYQ करके हमारे मैक्सिमम आंसर्स जो है वो हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पोटेंशियल रोल दैट इंडिया कुड प्ले एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अगेन यहां पर हम देख सकते कि एक कांस्टेंट एक थॉट प्रोसेस रिपीट होता हुआ दिख रहा है कि इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश, चाहे वो WTO का मैटर हो चाहे फिर और कोई भी मैटर हो, वहां पर यही कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताता हूं कि आप वीडियो करंट अफेयर्स वाला जो मैंने डिस्कस किया था मेंस के पहले, वो देखिए, उसमें डेफिनेटली मैंने ये सारी चीजें इवन हाईलाइट करके दी थी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने डिस्कस किया था। आप देखिए उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई थी। फाइन, सो डिस्कस द पोटेंशियल रोल दैट इंडिया कुड प्ले एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और वो कहां से रिफ्लेक्ट होता है? इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर जो G20 की समिट हुई थी रिसेंट में, उसमें इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन का जो एडमिशन है वो G20 में करवाया था, एंड दैट वाज एक्चुअली अ स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग अ लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ बाय इंडिया। So in realizing the goal of establishing a new international economic order, देखो इकोनॉमिक ऑर्डर की बात इस पेपर में पहले भी हुई है और अभी भी यहां पर हो रही है, इन द 21st सेंचुरी। तो टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन इज इंडिया एंड ग्लोबल साउथ है बेसिकली। कॉन्टेक्स्ट जो है G20 की प्रेसिडेंसी के में जो इंडिया ने एडमिट किया था अफ्रीकन यूनियन को, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। राइट, 2023 में भी सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू आर्टिकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। अब का क्वेश्चन कौन सा है? अभी जो क्वेश्चन है वो लीडरशिप रोल ग्लोबल साउथ में इंडिया किस तरीके से प्ले कर रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्वीक करके पूछा गया है। पहले भी 2023 में क्वेश्चन क्या पूछा, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 2022 और 23 के जो क्वेश्चन है उसी ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में रखते हुए यूपीएससी फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्वीक करके। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू आर्टिकुलेट इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, सिमिलर क्वेश्चन है, आप देख लेना। 2022 में रिलेवेंस ऑफ द डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, रिलेवेंस है ही उस चीज की वजह से। रिलेवेंस क्यों है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड ही उसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज और जो ग्लोबल साउथ है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में। तो सेम ही थीम है, सेम ही थॉट प्रोसेस है, बस वर्डिंग चेंज हो रही है। Okay, so many indirect questions were also asked on the global south, south-south cooperation, etc. Moving to the next question, discuss the future of SAARC in the light of India's increased focus on other regional groupings like ASEAN and BIMSTEC. अब इंडिया जिस तरीके से बिम्स्टेक और एशियान की तरफ थोड़ा सा ध्यान शिफ्ट कर रहा है, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में सार्क का फ्यूचर क्या है अगर इंडिया खुद ही उस पर ध्यान नहीं देगा, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। टॉपिक है रीजनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन को पूछने का एक पैटर्न, एक ट्रेंड है, यहां डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले यूपीएससी ने 2014 में पूछा था क्वेश्चन कि सार्क हैज नॉट टेकन ऑफ, मतलब सार्क इतना टाइम हुआ है एस्टैब्लिश करके, उसके बावजूद भी सार्क उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो यहां पर भी दे आर ट्राइंग टू इंडिकेट द फेल्यूर ऑफ सार्क। अगेन 2018 में उन्होंने सार्क हैज फेल्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि सार्क फेल हो रहा है। सार्क एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ रीजनल इंटीग्रेशन हैज बीन कंटिन्यूअसली फेलिंग एंड यूपीएससी हैज कंटिन्यूअसली आस्किंग। उसके बाद जैसे ही यूपीएससी सार्क के फेलियर को डिस्कस कर करके बोर हो गया, यूपीएससी ने तुरंत बिम्स्टेक को शिफ्ट कर दिया। यहां पर बिम्स्टेक का डिस्कशन ला लिया था 2019 में, और अब अगेन यूपीएससी ने अभी इस साल क्या पूछ लिया कि जब इंडिया बिम्स्टेक और एशियान की तरफ ध्यान दे रहा है तो सार्क का फ्यूचर क्या होगा, सार्क का क्या होगा। सेम ही थीम है, सेम ही थॉट प्रोसेस यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी डिस्पाइट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहां पर, देखो 2022 में, पहले तो 2014 में, यहां पर भी आप एक ट्रेंड देखने की कोशिश करो, एक ट्रेंड समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में 2014 में यूपीएससी ने क्या पूछा, ग्राउंड्स फॉर इंडियाज अपोजिशन टू एनपीटी। जो एनपीटी है उसको साइन ना करने के लिए क्या ग्राउंड्स इंडिया के हैं, इंडिया किस ग्राउंड पर एनपीटी को अपोज कर रहा है। पहले तो अपोज किया, फिर इंडिया ने रिफ्यूज क्यों किया, अपोज क्यों किया, फिर रिफ्यूज क्यों किया, फिर एनपीटी ही फेल हुई, और उसके बाद रीजन क्या है रिफ्यूजल के, वो अगेन दोबारा पूछा। और आज भी यूपीएससी ने वही क्वेश्चन पूछा है कि परसिस्टेंट, क्योंकि यूपीएससी भी तो परसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंडिया, क्योंकि इंडिया परसिस्टेंटली रिफ्यूज कर रहा है तो यूपीएससी भी परसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है।
लेकिन क्वेश्चन वही है, एनपीटी डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर, एनपीटी ना साइन करने के, एनपीटी साइन ना करने के जो है इंडिया के परसिस्टेंट रिफ्यूजल के पीछे के रीजंस क्या है। Moving to the next question, India and USA have become such a strong strategic partners that they need not become formal allies. Comment. काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक तो मेन जो थीम है हमारी इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप है, यहाँ पर भी इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप अभी इस लेवल पर स्ट्रांग हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब उसको ऐसा फॉर्मल किसी तरीके का एग्रीमेंट या फॉर्मल नाम देने की जरूरत नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछने का जो पर्पज है वो ये है कि इंडिया और यूएसए के बीच रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रही है और वो बहुत अच्छे लेवल पर स्ट्रेंथन हो रही है, यही इस क्वेश्चन का पर्पज है। पहले भी यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, 2020 में इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और 2014 और 17 में इंडिया यूएस की पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो पहले 2014 और 17 में पार्टनरशिप के बारे में बात की, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, critically examine the continuity and change in India's Palestine policy in the wake of ongoing Israel-Hamas war। अब ये तो करंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में था, मैंने पीएसआर बुलेटिन का जो डिस्कशन किया था कंपाइलेशन का, उस वीडियो में भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करके एम्फेसिस करके मैंने इसका जो है डिस्कशन किया था। बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और ये रिपीटेटिव भी क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर हम देखें तो 2017 में इंडिया इजराइल का रिलेशन, इंडिया स्टैंड ऑन पैलेस्टाइनियन स्टेटहुड, सेम क्वेश्चन है। इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप डिस्कस करना था पैलेस्टाइन के स्टेटहुड के कॉन्टेक्स्ट में। सेकेंडली 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इंडिया इजराइल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग पैलेस्टाइन कॉज, पैलेस्टाइन कॉज को स्ट्रेंथन करने के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इजराइल का रिलेशन डिस्कस करना था। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया इजराइल का रिलेशन डिस्कस करना है और किस तरीके से अरब वर्ल्ड को इंडिया बैलेंस कर सकता है इजराइल के साथ रिलेशन मेंटेन करते हुए। और ये काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि रिलेशंस अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे थे बिफोर दिस गाजा एंड हमास वॉर, फाइन, एंड दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अरब वर्ल्ड वाला कॉन्टेक्ट इसलिए है क्योंकि पैलेस्टाइन इज द मेन सेंटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन हियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इजराइल एंड इंडिया एंड अरब वर्ल्ड। 2019 में इंडिया इजराइल का रिलेशन नॉर्मल पूछा था, फाइन। तो ये थीम भी, अगर ये 3-4 क्वेश्चन भी हम कर लेते और थोड़ा सा करंट अफेयर के 2-3 इवेंट्स ध्यान में रखते तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा डुएबल था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। Discuss the implications of the scrapping of free movement regime with Myanmar by Indian government on context of ethno-political dynamics of the northeastern region। अब इस क्वेश्चन में देखो ये इंडिया साउथ एशिया वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बाकी सब अगर हम छोड़ दें तो म्यांमार और इंडिया के बीच जो भी इतनो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो ऐसे में फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है वो स्क्रैप करने के इम्प्लीकेशंस क्या है वो डिस्कस करना है। तो ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है या पता ही नहीं है, इसके ऊपर पहले भी डायरेक्टली क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। 2021 में अगर हम देखें तो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन अलोंग इंडिया म्यांमार एंड इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार और इंडिया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट अगर हम दे, मतलब कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा सा एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट, तो देखो फोकस एरिया मेनली लुकिस्ट एंड एक्टिस्ट पॉलिसी जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो रही है और उसी कॉन्टेक्स्ट में म्यांमार का रिलेशन काफी ज्यादा डिस्कस हुआ है। और लुकिस्ट और एक्टिस्ट पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन 2016, 2018, 2021 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उसके बाद इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन द नॉर्थ ईस्ट, तो कहीं ना कहीं जो इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है नॉर्थ ईस्ट में जो होता है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और म्यांमार के वजह से ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल है वो दोनों कंट्रीज, और इस वजह से वो रिजीम को कहीं ना कहीं स्क्रैप करने का जो रीज़न है वो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर में हमें मिल जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर से हमारा वो वाला भी क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ऑफ लेट चूजन टू डिबंक नॉन अलाइनमेंट इन इट्स परस्यूट ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, कमेंट। अब देखो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछ चुका है, लेकिन अगर हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले 2013 में फीचर्स ऑफ नाम 2.0 हो या नाम हो, मोरलेस फीचर्स पहले पूछा है कि नाम 2.0 के फीचर्स क्या थे। फिर थोड़ा सा आगे जाके यूपीएससी ने 2017 में, 2015 में तो देखो 2013 में फीचर्स पूछ लिए, 2015 में रेलेवेंस पूछ लिया कि रेलेवेंस क्या है,
फिर 2016 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन और उसका रेलेवेंस क्या है नाम में। फिर 2017 में राइज ऑफ द मल्टीपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस मेड नाम इररिलेवेंट। कहीं ना कहीं जो मल्टीपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टी अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट। मल्टीपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का राइज होने की वजह से नॉन अलाइनमेंट इररिलेवेंट हो चुका है, 2017 में पूछा। फिर 2018 में फिर से सिग्निफिकेंस पूछ लिया नाम के कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है अभी भी। 2019 में तो चलो उन्होंने 17 समिट ऑफ द नाम, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ रिलेवेंस सिग्निफिकेंस की बात हुई। 2019 में अगेन नाम 1.0 नाम 2.0 इनका कंपैरिजन पूछा। और उसके बाद यूपीएससी ने 2020 में एक तो हमें अभी नाम को स्ट्रेंथन करना होगा, तो उसके वेज क्या होंगे। दूसरी 2021 में उन्होंने पूछा नाम एज अ रैशनल स्ट्रेटेजी, नाम एज अ स्ट्रेटेजी कितना रैशनल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसके ऊपर पूछा है कि रैशनल है सच में या इरैशनल है। फिर गिव अप कर दिया यूपीएससी ने भी, और यूपीएससी ने सीधा 2023 में पूछ लिया कि नाम फेल्ड हो चुका है। ठीक है, नाम फेल्ड हो चुका है, और अभी 2024 में यूपीएससी बोल रहा है कि नाम को डिबंक करके अभी मल्टी अलाइनमेंट पे फोकस करते हैं। तो यूपीएससी का जो ट्रेंड है, आप सिर्फ पीवाईक्यू के टॉपिक्स मत देखो, आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि यूपीएससी अब क्या पूछ रहा है और आगे क्या पूछ सकता है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू रीड करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर्स किस डायरेक्शन में पढ़ना। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो रैंडमली, जो आर्टिकल हमारे सामने आता है हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो एंगल, वो पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे हम करंट अफेयर्स को भी काफी अच्छे से एब्सॉर्ब कर सके। So this was the entire analysis and discussion from my side for PSR paper 2 2024, and I hope you find this analysis helpful. I suggest and I recommend everyone to do proper analysis of previous year questions, because they will help you a lot in your preparation and in your success and in your score. So see you in the next video. तब तक के लिए धन्यवाद।